तो सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट जहां पे हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे कंसंट्रेटेड। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को पहले डिफाइन कर लो। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट where the entire mass of the object is assumed to be concentrated. Is assumed to be concentrated. ठीक है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का सारा मास कंसंट्रेटेड। मैंने क्या लिखा? इट इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। एक्चुअल में वो जरूरी है कि जहां पे हम सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करें वहां पे कोई मास हो ही। जैसे एग्जांपल के लिए एक रिंग लेते हैं। रिंग रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। मान लो कि ये कोई थ्रेड ऐसे तूने बांध दिया, ऐसे एकदम हल्का सा थ्रेड ऐसे बांध दिया। इन सारे थ्रेड को अगर हम यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे तो आराम से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चले कि इसका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसका पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेट बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इधर में कोई मास है नहीं। रिंग का कोई मास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कहाँ पे कंसंट्रेट है। तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड। ठीक है, यहाँ तक चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है, सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, ऑन इनसाइड अंदर में भी हो सकता है, और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मम्मी का फोन। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ का पूरा मास कंसंट्रेटेड। इट में लिखो इसके आगे, इट में लाई इनसाइड ऑन और आउटसाइड द बॉडी। इट में लाई मतलब ये कहाँ पे होगा? इट में लाई इनसाइड ऑन और आउटसाइड द बॉडी। लिखना है, नोट करना है। इट में लाई इनसाइड ऑन और आउटसाइड द बॉडी। सर एक बार ही पिछली वाली स्लाइड। हाँ हाँ, इससे पीछे वाला। यस सर। ठीक है, अब डिस्क्रीट मास सिस्टम अगर हो, मतलब अलग अलग अगर मास अगर रखा गया हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊपर मीटिंग देना है। फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब मासेज अलग अलग, कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, मासेज को अलग अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हम लोकेट करेंगे चीजों को? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसमें वह है रेफरेंस फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे रखा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे भी रखा होगा, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करेंगे तो इसका लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पोजीशन उसका चेंज होगा, पोजीशन तो जैसा है जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज करने से उसका कोऑर्डिनेट डिफरेंट, मतलब एक्सेस को चेंज कर देने से कोऑर्डिनेट उसका डिफरेंट दिखेगा। सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा। ठीक है,
तो अगर सबसे पहले अगर हमें कैलकुलेट करना हो किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, तो या तो क्वेश्चंस के अंदर एक्सेस दे दिया जाएगा, रेफरेंस में दे दिया जाएगा, या हमें खुद से चूज करना पड़ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो जब हम मासेस को लेकर के आएंगे, डिफरेंट मासेस को, और एक्सेस हमें दे रखा है, ठीक है, जैसे आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, कि इसको ड्रॉ करने में इंक जो यूज हुआ है वो लिख दिया था उन्होंने। ठीक है, ऐसा, और बोल दिया गया था जब उनको यूनिक आंसर चाहिए होगा तो हमेशा एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, इसका पूछा गया था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उन्होंने बोल दिया था कि इसको ड्रॉ करने में कितना ग्राम इंक यूज हुआ है, ये सब कुछ बोल दिया गया था, और एक्सेस तो यहाँ पे लेना था, और इस दोनों का कोऑर्डिनेट बोल दिया गया था। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, इसके लिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। ठीक है, तब जब डिस्क्रीट मास सिस्टम हो, यानी कि मासेस अलग अलग दिया जाए, ये M1 है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया है R1, ये M2 है, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, और इसी तरह से बहुत सारे मासेस हैं, R3, ये M3 है, R3। तो ये वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा, तो सीधा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है सबके लिए। RCM मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, जितना है सबका सम Mn इंटू Rn, डिवाइडेड बाय सारे मासेस का सम, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा Mi I इक्वल टू 1 से लेकर के m डिवाइडेड बाई सिग्मा m I इक्वल टू 1 से लेकर के m। सर ये आरसीएम डिनोट क्या कर रहा है? आरसीएम डिनोट कर रहा है इस पूरे मास का, को अगर हम लोग इसका इस पूरे को के बदले अगर हम एक मास रखना चाहेंगे तो किस पोजीशन पे रखेंगे, वो इसका आरसीएम है। ठीक है, यानी कि पूरे मासेस अलग अलग रखे हैं इधर, मान लो कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तुमने सारे मास को ऐसे अरेंज कर दिया है। ठीक है, एकदम एक इस तरह से, तो इसका इन सारे मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मतलब इन सारे मास को एक जगह पे अगर हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा तो वो पोजीशन ये होगा, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री है, इसलिए हम लोगों ने उसके सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ मास बता दिया। लेकिन जब मासेज अलग अलग इस तरह से रखे होंगे, जिसका पोजीशन वेक्टर अलग अलग दे रखा होगा, तो उस केस में हमें इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डॉट डॉट Mn Rn डिवाइडेड बाई टोटल मास का सम। ठीक है, यानी कि इसी को अगर हम लोग एक्स वाई जेड के टर्म में अगर अलग अलग लिखेंगे तो XCM को ऐसा लिखेंगे, सिग्मा Mi xi I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक डिवाइडेड बाई सिग्मा Mi 1 से लेकर के n तक। उसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे, एक्सपेंड करके लिखना चाहेंगे तो ऐसे M1 X1 सबका एक्स कोऑर्डिनेट, M2 X2 M3 X3 Mn X1 डिवाइडेड बाई टोटल मास, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, वाई सेंटर ऑफ मास लिखना हो तो YCM इक्वल टू सिग्मा Mi डिवाइडेड बाई सिग्मा Mi I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n। जेड सेंटर ऑफ मास को भी कुछ ऐसा लिखेंगे। 1 से n।
ओके। ठीक है, हो गया सब लोग का? हम्म, हाँ सर, एक मिनट। ठीक है। सर एक बार पहला वाला वापस दिखाइए। पहला वाला ये वाला है, किससे पहले वाला? यही वाला। हाँ ठीक है सर। सर मतलब हम लोग सारे सारे बॉडी के मासेस को MI और कंसिडर कर रहे हैं। सारे बॉडी के मासेस का नहीं, एम आई ऐसे प्रेजेंटेशन, आई का वैल्यू वेरी कर रहा है 1 से लेकर के एन तक। M1 एक्सॉन और सिग्मा समेशन को बताता है, इसलिए सम सब में प्लस 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 करते जा रहे अच्छा हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन है, बस इसी को इतना लंबा ना लिख करके हम लोग इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n MI XI बाई सिग्मा आई इक्वल टू 1 to। ठीक है, ये जस्ट प्रेजेंटेशन, मतलब ये हर बार इतना इतना ना लिखना पड़े, इसके लिए शॉर्ट में फॉर्मूला ये सर क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि आरसी का हाँ, है? बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, और अभी जस्ट सर मैंने यहाँ पे जो XY और Z है ये सब बेसिकली ये पोजीशन कोऑर्डिनेट हो वेक्टर गया। का I कैप और J कैप वाला चीज है ना। हाँ हाँ, ये अलग अलग अगर लिखेंगे तो, और पोजीशन वेक्टर के साथ से अगर यहाँ पे सीधा आरसीएम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप एक साथ आ जाएगा, और ऐसे अगर सेपरेट करके लिखेंगे तो ये आई कैप है, ये वाले जे कैप का, और ये वाला के कैप के लिए। ठीक है, मतलब जो XCM है ये एक्स X कोऑर्डिनेट, एक्सिस का में सेंटर ऑफ मास। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। वाई सी अच्छा एम है ओ तो वाई ठीक है। कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्पेस में होगा तो जेड सी एम भी लिखा जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे इन चीजों को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, वैसी वर्मा का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलो वहीं से देख लेता हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो थ्योरी में अंदर में वो लिखते हैं, ये एग्जांपल दिया था मैंने कि स्पिनर ने बॉल को स्पिन करके ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे मासेस जब अलग अलग पोजीशन पे हो तो उन सब का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई, और सिग्मा एम आई को ही कैपिटल एम लिख दिया, मतलब टोटल मास का सम। उसी तरह से पोजीशन फैक्टर में लिखा तो आरसीएम इक्वल टू 1/m, मतलब टोटल मास का सम, और यहाँ पे सिग्मा एम आई आ रहा है, ऐसे लिखें। एक्ससीएम को उसी तरह से लिखेंगे, वाईसीएम भी उसी तरह से, जेडसीएम भी उसी तरह से अलग अलग लिखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आया है, दिख रहा है, एग्जाम्पल 9.1। क्वेश्चन है कि चार पार्टिकल है ए बी सी डी, जिनमें सबका मास अलग अलग दे दिया गया है। इसका मास m है, इसका मास 2m है, C का मास 3m है, और D का मास 4m। ठीक है, सबका मास इस तरह से दे दिया गया है। हमें कहा गया है लोकेट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बताने के लिए मासेस तो सबका इंडिविजुअल दे दिया गया है, हमें इसका कोऑर्डिनेट लोकेट करना पड़ेगा।
सबसे पहला काम होता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब होता है रेफरेंस फ्रेम जब हमें मिल गया, उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सारे मासेस का कोऑर्डिनेट लिखना, लोकेट करना। तो ये तो ऑरिजिन के ऊपर है, तो 0,0। ये कितने डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे, साइड ए का है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0। इस वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, और वाई एक्सिस बिलोंग भी ए, तो A,A। और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है, और वाई ए। तो सबका कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया, ठीक है। जितने सारे मासेस थे सबके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिए यहाँ। अब इसके बाद क्या करना है? तो जो फॉर्मूला है एक्स सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास के लिए, वो अप्लाई करेंगे। एक्ससीएम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। अब जैसा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लिखा मैंने, अब वैल्यूज दे दिए गए हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। m1 की वैल्यू m है, जो सेंटर पे है मैं इसको m1 ले रहा हूँ, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट m ऐसे लिखा, और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट 0। फिर उसके बाद दूसरे वाले का मास 2m है, m2 2m है, तो 2m, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट सिर्फ x कोऑर्डिनेट इज a, तो 2m इंटू a प्लस उसके बाद 3m इंटू a, तो 3m इंटू a प्लस इसका 4m इंटू x कोऑर्डिनेट इज 0, 4m इंटू 0। सबका मास और उसका कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिव एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। अब नीचे में हो जाएगा टोटल मास का सम, m 2m, 3m हो गया प्लस 3m, 6m प्लस 4m, 10m। नीचे में हम लिख, ठीक है, टोटल कितना आया? 3ma प्लस 2ma, 5ma, तो 5ma बाई 10m, ये से कैंसिल, लिखो a/2, एक्स कोऑर्डिनेट इसका आ गया a/2। उसी तरह से वाई से को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा mi yi बाई सिग्मा mi, ठीक है। तो सीधा लिखते हम लोग, मास m है, कोऑर्डिनेट इसका पहले वाले का 0 है, वाई कोऑर्डिनेट, प्लस दूसरे वाले का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, मास 2m है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ, ठीक है। और फिर तीसरे वाले का 3m इंटू वाई कोऑर्डिनेट ए है, प्लस दूसरे वाले का हो जाएगा 4m इंटू वाई कोऑर्डिनेट ए, डिवाइडेड बाई टोटल मास इज 10m। कितना हो गया ये? 3 प्लस 7, 3 प्लस 4 7, 7ma बाई 10m, ठीक है। 7a/10, 7a/10 इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स से भी हमने निकाल लिया, वाई से भी हमने निकाल लिया। अब उसी को एक साथ लिख देंगे, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आ चुका। क्या लिखेंगे? a/2 कॉमा, ऐसे लिख देंगे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, a/2 कॉमा 7a/10, ये इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो गया। लिखते चलना ये सब, ठीक है। ये तो था कि अगर मासेस अलग अलग है, इसी को उन्होंने कहा डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। अब आते हैं कि अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ही, सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये तो पार्टिकल था जिसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से रखा था। ये हो गया सब लोग, हटाओ इसको, जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं बता देना एक बार। हाँ सर। रोज इन लोगों को कहता हूँ कि कैमरा ऑन रखना, ये रोज अपनी आदत से मजबूर है सब। क्या बोलूं मैं इन लोग को, समझ में नहीं आ पर रहा। ये हम लोगों ने एक्स और वाई अलग अलग निकाला। हाँ हाँ, एक्स एंड वाई अलग 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 ही अलग। कैलकुलेट करेंगे। अगर जेड कोऑर्डिनेट अगर स्पेस में होता तो जेड कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं। हटाओ इसको। यस। चलो
सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास का, या दो मास अगर दे रखा हो तब के लिए हम सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले दो पार्टिकल के लिए देख लेते हैं फिर आते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल सिस्टम, अब दो पार्टिकल हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? रेफरेंस में कुछ दिया नहीं, सिर्फ दे दिया है कि दो पार्टिकल है जिसको आर से प्रेजेंट या डी सेपरेशन पे रखा गया। मान लेते हैं आर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? आर। तो इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहला काम होता है एक्सेस देखना कि एक्सेस कहाँ पे, एक्सेस है क्या इसमें दिया हुआ? नहीं दिया हुआ, तो हमें अपने मन से चूज करना है। ठीक है, कोई कहे कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ, कोई कहे कि नहीं मैं यहाँ पे ले लूंगा, किसने कहा कि मैं बीच में ले लूंगा, ऐसे किसने कहा कि मैं इसके ऊपर ले लूंगा। ये ऑल पॉसिबल, ठीक है, सारे पॉसिबल एक्सेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें वो एक्सेस चूज करना है जिससे हमारा काम आसान हो। तो हम कहाँ पे एक्सेस को चूज करें कि इजी होगा मेरे लिए कैलकुलेशन? एक ने कहा सेंटर पे, सेंटर पे करने से इजी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने किसी एक मास के ऊपर ही ले लिया एक्सेस को तो मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैं ये वाला प्रेफर करूंगा, ए बी सी में मैं सी वाले एक्सेस को प्रेफर करूंगा। और इसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्या है कि हम लोग अगर इसको एक्सेस ले लिया तो इसका सेंटर ऑफ इसका हम लोग कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0,0। ऐसे हमने एक्सेस ले लिया, ये वाला एक्सेस हो गया। अब ये कितने लोग कितने डिस्टेंस पे है, इसका पोजीशन क्या है? तो r,0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से इन दोनों के बीच का सेपरेशन r। तो अगर ये 0,0 है तो ये कितना है? r,0, राइट। तो इसका लोकेशन हमने लिख दिया, पोजीशन लिख दिया इसका r,0, राइट। ठीक है, अब इसके बाद इसका मास गिवन है, मान लेते हैं m1, और इसका मास गिवन है m2। अब इससे हुआ क्या, कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया। क्यों आसान हुआ? क्योंकि जो हमने पढ़ रखा है एक्ससीएम के लिए वो कुछ ऐसा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब x1 क्या है? m1 तो m1 है, x1 की वैल्यू 0 है, प्लस m2 इंटू ये r, x2 कितना है? r बाई m1 प्लस m2। तो ये आ चुका है क्या? m2 इंटू r बाई m1 प्लस m2। तो ये आ चुका है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ, या वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ऐसे हम कह सकते हैं कि m1 के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन निकल के आ चुका है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकल के आ चुका है m1 के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, अब इससे ये लेने से फायदा क्या हुआ कि एक कोऑर्डिनेट तो इसका 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो जैसे m1 इंटू 0 कर दिया मैंने, ये पूरा कैलकुलेशन ही 0 हो जाएगा। बाकी अगर किसी अदर लोकेशन में तुमने लिखा होता तो इसको भी लोकेट करते, इसको भी कुछ नाम देते इधर में, और फिर दोनों से कैलकुलेशन करना पड़ता है, x1 की वैल्यू और x2 दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसके ऊपर एक्सेस लेने से मास इंटू हमें करना है, तो मास के ऊपर ही अगर एक्सेस को ले लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है, जल्दी हम आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये पर्पस, अदरवाइज हम कहीं भी रख करके बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक ये तो हो गया कि सर चलो। हाँ, सर मेरे को एक डाउट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन था कि where the mass like where the entire mass of the body is assumed to be assume to be concentrated। concentrated। तो हाँ, यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, तो बेसिकली अगर हम ये दोनों पार्टिकल्स को रिप्लेस करके कोई एक पार्टिकल रखना चाहेंगे तो वो कौन से पॉइंट में रखना होगा, वो exactly। होता है सेंटर ऑफ मास। हाँ हाँ, सही समझा। तो ये हम लोग लाइक एवरेज सॉर्ट ऑफ निकालने का कोशिश कर रहे हैं ना, फॉर्मूला भी एवरेज, वैसे ही। हाँ, एवरेज चीज अलग हो गया। एवरेज होता तो हम सीधा दोनों का पोजीशन लेकर के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, एवरेज तो ऐसे कैलकुलेट होता है।
लेकिन यहाँ पे एवरेज कैलकुलेशन इसका, हाँ एम के साथ मल्टीप्लाई करना और उतना ही एम से डिवाइड करना है, ठीक है। एवरेज नहीं कहेंगे, एवरेज एवरेज ऐसा थोड़ी नहीं कैलकुलेट होता है, जितना डेटा होता है सबको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे मासेस के सम से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक। अब ये बताओ कि चलो इसी क्वेश्चन को अगर किसी ने कहा होता है कि नहीं मैं मुझे दूसरे वाले मास के ऊपर देना है एक्सिस को, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था आर, तो इसका इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग 0,0 लिखते हैं तो इसके लोकेशन को हम क्या लिखेंगे, -r, -r, क्योंकि लेफ्ट साइड में, ठीक है। हाँ ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस को छोड़ना नहीं है, जैसा है वैसा रखने का है। अब इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, जैसा कहा गया। तो m1 इस बार एक हम कैसे लिखेंगे, m1 इंटू -r प्लस m2 इंटू 0, जिसके ऊपर एक्सिस है वो तो 0 हो जाएगा, बाई m1 प्लस m2। तो m1 इंटू r आगे माइनस बाई m1 प्लस m, ये आ चुका है एक सेंटर ऑफ मास दूसरे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट, ये आ चुका है एक सेंटर ऑफ मास दूसरे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट। अब तुम लोग सोच रहे होगे इधर में कि इधर में तो m2r बाई m1 प्लस m2 है, ये तो m1r बाई m1 प्लस m2 है, और अभी कहा गया था कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फिर ये चेंज कैसे हो रहा है, ये चेंज हो नहीं रहा है एक्चुअली। इसको इस तरह से समझो कि मान लो कि ये कुछ मास है, सपोज दैट 10 kg, और ये है 20 kg, सपोज दैट। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 मीटर, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि किसके नजदीक में होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, जो ज्यादा हैवी है उसी के नजदीक में होगा, शिफ्टेड, राइट। तो इसके नजदीक में होगा, यानी कि हल्के वाले से दूर में। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, सपोज इट वो 3 सेंटीमीटर एज्यूम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा चाहे, ये भी सेंटीमीटर में ही, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डेटा तुम्हें डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन लोकेशन तो वही है ना। अरे यहाँ से 3 है तो इधर से 2 है, लोकेशन तो वही है अभी। हम इसके रिस्पेक्ट में कह रहे तो कह रहे कि 3 है, इसके रिस्पेक्ट में कह रहे तो 2 कह रहे हैं, लेकिन लोकेशन वही है, सेंटर ऑफ मास। ऑफ मास अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो डिफरेंट फॉर्मेट में, इसलिए मैंने कहा कि ये एक्सेस चेंज करने से चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट चेंज होता है, कोऑर्डिनेट चेंज होता है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। पूछा जाएगा कि हम अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, कहेंगे नहीं। या कोई एक मूव कर गया तो दूसरा क्या होगा, दूसरा सेंटर ऑफ मास को वही रखने पर दूसरा ही मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब आगे कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन इसके ऊपर है, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी 2 मास सिस्टम के लिए हम लोग 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए ऐसे याद रखना है कि अगर m1 के रिस्पेक्ट में हमें आंसर करना है तो क्या करेंगे, m2 इंटू टोटल सेपरेशन, m2 इंटू आर डिवाइडेड बाई टोटल मास, नीचे तो हमेशा टोटल मास। इसके रिस्पेक्ट में करना है तुम्हें, m2 के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या कहेंगे, m2 को छोड़ दो, m1 इंटू आर बाई m1 प्लस m। अब ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है, प्लस माइनस से साइन बता रहा है, ये बता रहा था कि ये राइट की तरफ है, एक्सेस से राइट की तरफ है, ये बता रहा है एक्सेस से लेफ्ट की तरफ, बस प्लस और माइनस का ये सिग्निफिकेंस, ठीक है। चलो अब एक रॉड का हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। एक रॉड रॉड में आने से पहले कुछ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। अब इसी को, ये तो अभी हम लोगों ने 2 पार्टिकल को रख दिया, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक डिस्क है और एक स्क्वायर, दोनों को ऐसे रखा गया और इसका जो डायमीटर है वही इसका एज लेंथ, इसका डायमीटर डी है तो इसका एज लेंथ भी डी, ठीक है। अब बताओ, कहेंगे कि इसका बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, दोनों सेम मटेरियल का है, सेम थिकनेस है, ठीक है। बता बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कैसे डील करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसको पार्टिकल बना देना है,
पार्टिकल बनाने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास कोई भी ज्योमेट्रिकल रेगुलर ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इसका और यहाँ पे होगा इसका, राइट, हो गया। अब क्या करना है, अब तुम्हें किसी एक एक्सेस उन्होंने दिया नहीं, सीधे कहा है कि ऐसे रखा गया है दोनों, एक्सेस उन्होंने दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब हमें खुद से चूज करना हो एक्सेस, तो हम एक्सेस को किसी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ही रख देंगे। मैंने बस उसका रीजन बताया, उसका रीजन क्या बताया कि कैलकुलेशन में कम करना पड़ता है। तो अगर मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, पूरे इस पूरे का डायमीटर डी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस वाला डिस्टेंस यानी d/2 होगा, और ये पूरा d था, इसका आधा d/2 होगा। तो इसका अगर मैं लोकेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, d, d कॉमा और y तो इसी लाइन के ऊपर है तो 0। अब बताओ, दो मासेज आ गए तुम्हारे ऐसे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, दो मासेज आ गए, एक का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया क्या है, 0,0 है, और एक का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया d,0। अब बताओ, ये टू पार्टिकल सिस्टम नहीं हो गया, तो ये कन्वर्ट हो गया टू पार्टिकल सिस्टम। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद उसके लोकेशन, उसके सेंटर को लोकेट कर देंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके इसमें अभी एक और काम बाकी है, तुम्हें इसका मास पता होना चाहिए, इसका मास पता होना चाहिए। मास अगर नहीं दिया होगा तब क्या करेंगे, आएंगे इस क्वेश्चन में, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट मैंने ये बताया कि टू पार्टिकल सिस्टम का क्या काम है, कैलकुलेशन में हमें ये किस तरह से हेल्प करेगा। ये टू पार्टिकल सिस्टम अगर ऐसा है तो इसको हम और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो टू पार्टिकल जहाँ पे कंपोजिट ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट किया जाएगा, उस केस में भी सेंटर को अलग अलग लोकेट करके उसको हम टू पॉइंट सिस्टम में ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी आएंगे इस क्वेश्चन पे, मैं दोबारा आऊंगा। अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि इस टू पार्टिकल सिस्टम का काम क्या है, क्यों हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। टू पार्टिकल सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के वाले केस, जब मासेस को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब के लिए। ठीक है, लिखेंगे COM और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्या मतलब है इसका। या फिर COM ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, ये ठीक है, चलो। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का क्या मतलब है, मासेस को अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब एक जैसा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, सब ऐसा ही है लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, एक और लकड़ी का टुकड़ा था, तुमने उसको फेविकॉल से चिपका दिया, एक और को भी चिपका दिया, एक और को भी चिपका दिया, इसको भी चिपका दिया, क्या बन रहा है, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या बन रहा है ये, एक रॉड बन गया है, बन गया ना। ठीक है, ये स्केल की तरह बन गया। तो एक रॉड एक्चुअल किससे बना होता है, तो छोटे छोटे एलिमेंट को अगर हम ऐसे अरेंज कर देंगे एक जैसा यूनिफॉर्म, तो ये रॉड बन जाएगा। तो एलिमेंट यहाँ पे यही है। तो जब हमें ऐसे दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हें कहा जाएगा कि इस रॉड, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है। ठीक है, लेंथ L है, मास M है। इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पे होगा, तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे होगा, बताओ कहाँ पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। हाँ, फिर जो इसकी मतलब टोटल लेंथ होगी उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ सकता है एकदम क्या। सही बात, लेंथ डिवाइडेड बाई 2 करना, मतलब यहाँ पे होगा, इसका बीच में होगा, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, मुझे इसको अगर बैलेंस करना होगा तो मैं कहाँ पे रखूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे, वहां पे अगर मैंने हाथ ऐसे रखा, ये बैलेंस हो गया ये। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर, ये इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वो यहाँ पे
चूंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हो सकता है कि बिल्कुल बीच में नहीं हो, इधर उधर शिफ्टेड हो, लेकिन अगर रेगुलर ज्योमेट्री होगा तो बिल्कुल बीचों बीच में। किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पे होता है, ठीक है, तो ये होगा, ये बात सही। लेकिन जब हमें दिया कुछ नहीं गया हो कि एक्सेस कहाँ पे रखना है, ये तुमने बोला कि यहाँ पे होगा, किसके रिस्पेक्ट में कहा? जब एक्सेस को किसी ने इंड के ऊपर रखा होगा तो इंड से ये L/2 पे होगा, इंड से L/2 पे। लेकिन किसी ने एक्सेस को इसी पे रख दिया तो उसके लिए तो कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, होगा ना। अगर किसी ने एक्सेस को यहाँ पे लिया है ऐसे, तो वो क्या कहेगा कि बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि अगर मैं उससे कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो वो ऐसा कहेगा L/2, 0। लेकिन किसी ने एक्सेस को अगर यहीं पे रख दिया तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा 0,0। क्या पोजीशन इसका चेंज हो गया सेंटर ऑफ मास का? अभी भी सेंटर ऑफ मास बीच में ही, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट अलग दिख रहा है क्योंकि हमने एक्सेस को अलग अलग जगह पे लिया। तो एक्सेस को अगर अलग जगह पे रखते हैं तो वो कोऑर्डिनेट अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दोनों जगह रख, ठीक है। एक बार यहाँ पे एंड पे रख रहा हूँ और एक बार बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। दोनों जगह पे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट इसका कैसा है वो एक बार देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, जब भी हमसे कोई सेंटर ऑफ मास पूछता है तो हम सबसे पहले देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे, रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे। रेफरेंस फ्रेम दिया नहीं है, मैंने अपने मन से चूज कर दिया एंड के ऊपर, ठीक है, एंड के ऊपर ऐसा। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने मन से एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रिप कट करूंगा। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप से ये बना था, ठीक है। मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लिया है dx का, एक्स लेंथ के ऊपर हमने एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लिया dx, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो ऐसा है, सिग्मा m इंटू एक्स बाई सिग्मा m, ऐसा है। इसी को फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। अभी रुक जाओ, ये लिखने से पहले तुम पहले लिख लेना वो फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन की फॉर्म, ठीक है। लीनियर ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो हमें क्या करना है, एक्स इंटू डी एम, एक्स इंटू डी एम, एक छोटा सा एलिमेंट कट करना है जिसका मास रख देंगे डी एम, बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। मैंने बताया था ये एलोंगेटेड एस है, ये जो साइन है इंटीग्रेशन का एलोंगेटेड एस है। एस को खींच दो ऐसे, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। और एस फॉर समेशन होता है, ये होता है समेशन। तो समेशन के लिए ये चीज आया है। तो जो फॉर्मूला जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। हमने एक छोटा सा एलिमेंट वहां पे कट किया है इसलिए वो डीएम। तो पहला कैलकुलेशन इस डीएम का होता है, फर्स्ट कैलकुलेशन किसका होता है, इस डीएम का। पहला कैलकुलेशन हमें डीएम खोजना पड़ेगा, जैसा भी ऑब्जेक्ट, अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है सबके लिए, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है सबके लिए। मैं लिख दूंगा सबके लिए कि क्या करना है। अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, जैसे एक स्टिक रखा हुआ था यहाँ पे, कोई रॉड रखा हुआ था, तो उस केस में हमें क्या करना है, एक एक्स डिस्टेंस पे अपने मन से, पहले तो हमें एक्सेस को चूज करना है पहला स्टेप। उसके बाद एक्स डिस्टेंस पे अपने मन से एक छोटा सा एलिमेंट कट कर देना है जिसको हम डीएम कहें, ठीक है, डीएक्स कहेंगे। लेकिन उस डीएक्स का मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि डीएम है। अगर ये कोई रेगुलर ज्योमेट्री है तो नीचे में हम सीधा इंटीग्रेशन को एम लिख सकते हैं, जो कि तुमने फॉर्मूला में देखा होगा। इसको सीधा वो लोग कैपिटल एम लिख देते हैं, ठीक है। तो टोटल मास अगर उस रेगुलर ज्योमेट्री का एम है तो इस पूरे को, अगर यूनिफॉर्म है तब, यूनिफॉर्म है तब। अगर नॉन यूनिफॉर्म है या फिर डेंसिटी उन्होंने डिफाइन कर रखा है, डेंसिटी दे रखा है ए प्लस बी एक्स ऐसा दे रखा है, तो उस केस में तुम्हें डेंसिटी अगर डिफाइन कर रखा होगा, कोई फंक्शन बना रखा होगा, तो यहाँ भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और ऊपर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो इसका इंटीग्रेट करके सीधा हम एम लिख सकते हैं इसको डिस्प्लेस करके, क्योंकि अगर एक जैसा है, सारे छोटे छोटे मासेस को अगर ऐड करेंगे तो टोटल मास मिल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन होता है डीएम का, और उसके बाद नीचे में अगर यूनिफॉर्म होगा तो सीधे हम इसको एम लिख सकते हैं। अब डीएम का कैलकुलेशन कैसा होगा, तो डीएम का कैलकुलेशन लीनियर के लिए अलग होता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है। कैलकुलेशन ऑफ डीएम लिख लेना है, कैलकुलेशन ऑफ डीएम फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। पहला लिखा हूं मैं फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट,
वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेशन डीएम का कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा कैसे, जैसे ये कोई रॉड है और इस रॉड में एक एक्स डिस्टेंस पे हमने छोटा सा स्ट्रिप डीएक्स दिया है, ठीक है। मास इसका एम है, लेंथ एल, तो ऐसे लिखते हैं यूनिटरी मेथड। एल लेंथ के लिए मास एम है, 1 यूनिट के लिए जो मास है वो कितना हो जाएगा, एम। इसी को लैम्डा लिख दिया जाता है, लैम्डा लीनियर डेंसिटी कहते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो बताओ डीएक्स एलिमेंट के लिए का मास कितना होगा? डीएक्स के लिए एम बाई एल इंटू डीएक्स, ऐसा लिख देंगे। ये जो डीएक्स एलिमेंट का मास है इसी को हम लोग कहते हैं डीएम, इसी को हम लैम्डा इंटू डीएक्स भी लिख सकते हैं, और यही चीज है डीएम, यानी कि डीएम बेसिकली एम बाई एल इंटू डीएक्स, एम बाई एल इंटू डीएक्स। ये अगर कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता तो उस केस में हम लोग एक एरिया कट करते हैं, 2 डायमेंशन के केस में हम एरिया कट करते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट का एरिया लेते हैं और फिर पूरे एरिया के लिए मास एम है, 1 यूनिट के लिए मास एम बाई ए होगा, तो फिर डीए के लिए एम बाई ए इंटू डी, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में हम लोग मास इंटू डी वी यानी कि छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, एम बाई वी हो जाएगा मास डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी कह सकते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी इंटू डीवी, डीएक्स की जगह पे डीवी लिखेंगे। वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तब के लिए, ये 1 डायमेंशनल है तब के लिए। 2 डायमेंशनल के केस में प्लेन में रखेंगे, जैसे प्लेट हो गया, डिस्क हो गया, ये सब चीज, ठीक है। और स्फीयर है, ये सब स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, तो वो 3 डायमेंशनल के केस में आएगा। बताओ उसको, फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट डीएम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फॉर 2 डायमेंशनल, जैसे प्लेट हो गया, डिस्क हो गया, डीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे? डीएम इक्वल टू, तो ऐसे लिखेंगे, मान लो कि ये स्क्वायर प्लेट ही है, तुमने क्या किया, एक्सिस अपने मन से इसके रिस्पेक्ट में एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, डीएक्स का, डीएक्स का स्ट्रिप ले लिया। अब क्या कहेंगे कि ये टोटल एरिया अगर मान लेते हैं ए था, मास इसका एम था, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ए के लिए मास एम है, एरिया ए के लिए मास एम है, 1 यूनिट के लिए मास बाई एरिया होगा। तो ये छोटे से यूनिट जो हमने एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये डीएक्स एलिमेंट लिया है, इस डीएक्स का क्या हो जाएगा, तो लेंथ अगर इसका एल मान लेते हैं, ये एल दे रखा है, ठीक है, और ये बी दिया हुआ था टोटल, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल तो इसका है ही कि कोई भी स्ट्रिप कट करेंगे तो एल लेंथ रहेगा ही, साथ में डीएक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो जो एरिया है यहाँ पे डी ए, जो कि है एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स, इसके लिए कितना हो जाएगा, एम बाई ए इंटू डी, ठीक है। तो इसको तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, पे भी dx डिफरेंशिएशन ऑफ x है ना, हाँ, मतलब स्मॉल चेंज इन x। स्मॉल चेंज, ये जस्ट इंटीग्रेंट के रूप में आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे एल इंटू डी एक्स, ठीक है, या फिर डीए लिखना होगा तो डीए भी डीए के टर्म में रहने दो, ठीक है, छोटे से एरिया के लिए। अब इसमें एरिया का कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, डीए का कैलकुलेशन अलग से होगा, वो मैंने दिखा दिया जब, क्या कि डीए का कैसे करेंगे, तो ये लेंथ एल है, इसका एरिया जो स्ट्रिप हमने कट किया उसका एरिया, तो ये लेंथ एल है और ये वाला डी एक्स, तो डीए का वैल्यू हो जाएगा एल इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है पूरी तरह से सिचुएशन के ऊपर कि कोई अगर ऐसा अगर डिस्क ले लेगा तब क्या करेंगे, डिस्क ले लेगा तो आर डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा ऐसे रिंग प्लेस करेंगे, ऐसे रिंग का, ऐसे ऐसे रिंग को, एक रिंग उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग और रिंग, ऐसे रखते जाओ, ये पूरा अगर फिलअप कर देंगे तो पूरा डिस्क बन जाएगा, ठीक है, एक के ऊपर एक, मतलब इनफाइनेटसिमल चेंज इन आर, आर में इनफाइनेटसिमल चेंज लेकर के अगर हम उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा अगर ऐसा रिंग रखते जाएंगे, एक रिंग रखा मैंने यहाँ पे, और रिंग रखा थोड़ा उससे बड़ा, उसके ऊपर एक और, ऐसे अगर रखते जाएंगे तो ये डिस्क बन जाएगा, पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट हमें इसको लेना पड़ता है, ये वाला, ये हो गया एलिमेंट। तो ये पूरी तरह से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे डीए लिख करके छोड़ दिया,
ये डीए का कैलकुलेशन पूरी तरह से क्वेश्चन डिपेंडेंट है, मतलब क्वेश्चन में कैसा शेप दिया है, क्या दिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। अब जैसे डेस्क दे दिया तो डेस्क बहुत सारे रिंग से बना होगा, तो एलिमेंट को तुम्हें खोजना है। यहाँ पे एक एक ऐसा स्ट्रिप रखते जाओ, पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें एलिमेंट को खोजना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक स्टिक है, तो छोटे छोटे लेंथ को हम अरेंज कर देंगे, स्टिक बन जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है जिससे वो चीज बना है, उसका कंपोजिशन जिस चीज से हुआ है, उसका छोटा एलिमेंट हम क्या ले सकते हैं। उस एलिमेंट को अगर पहचान ले तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, उसका मास ही डीएम होता है। ठीक है, तो हमें इसका मास चाहिए, तो इसका मास ये है क्या, तो एक क्या है, ये रिंग है। आर डिस्टेंस पे हमने इसका डीएम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि आर डिस्टेंस पे जो रिंग है, इसको तुम काट दो, ऐसे कट कर दो। ये रिंग था, कट कर दिया, कट कर दिया तो एक स्ट्रिप बन गया, ये सर बन गया डीए ना। कौन से एरिया को डिनोट कर रहा है? हाँ हाँ, ये वाला, ये वाला जो रिंग के अंदर का है, रिंग के अंदर का जो है, मतलब हमने दो रिंग लिया है, आर और डी आर, आर प्लस डी आर के ऊपर दूसरा रेडियस। ठीक है, मतलब इसका थिकनेस जो है वो डी आर है। इसी रिंग को मैंने ऐसे कट कर दिया, देखो ये स्ट्रिप बन गया, ये स्ट्रिप बन गया ऐसा। घुमा देंगे ऐसे तो रिंग बन जाएगा। ठीक है, इसी को अगर ऐसे घुमा दिया तो ये रिंग बन गया। अभी ये स्ट्रिप बन गया जिसका लेंथ कितना है, 2 पाई आर। आर डिस्टेंस पे होगा तो 2 पाई आर, और इसका विड्थ कितना था, तो डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ये बन जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। कैलकुलस अपने आप चलाता है। ठीक है, सब चीज सीख करके रखना है, क्योंकि आगे जा करके तुम्हें ये ऐसा कैलकुलेशन और भी जगह पे करना पड़ेगा। आगे वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन है, उसमें भी ये सब एलिमेंट डीएम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम इंटू आर स्क्वायर लिखते हैं, तो वहाँ भी डीएम का कैलकुलेशन होता है। 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, जैसा ऑब्जेक्ट है। उससे भी आगे जाओ, 12th क्लास में जाओगे तो तुम्हें वो चार्ज, ये सब चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज है। तो ये मतलब बेसिक है, ये हर जगह पे आता रहेगा आज बात। ठीक है, चैप्टर्स में ये आता रहेगा, और उसमें तुम्हें ये नहीं करना है कि हाँ इसमें क्यों ऐसा हो गया। अभी अभी ये चीज सीख लो, क्योंकि तुम ऐसे सोचो कि छोटे छोटे रिंग को अगर हम रखते जाएंगे तो डिस्क बना सकते हैं। इनफाइनेटसिमल चेंज इन आर, आर के अंदर इस तरह से रखना है कि आर के अंदर गैप नहीं हो, मतलब चेंज बहुत ही कम का हो। ठीक है, तो डिस्क बना सकते हैं। तो अगर ऐसा बना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में हम लोग ने एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पे कि 2 पाई आर इंटू डी आर, आर का एक फंक्शन बना दिया है। एरिया क्या बना, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि पूरा का मास एम था, रेडियस इसका कैपिटल आर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया रहा होगा। पाई आर स्क्वायर के लिए मास एम है, 1 यूनिट के लिए मास एम बाई पाई आर स्क्वायर है। इसी को कह दिया जाता है सिग्मा। ये जो मैंने एम बाई ए लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं सरफेस। यह है मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए सरफेस टेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, तो एम बाई पाई आर स्क्वायर, मास बाई एरिया, इनटू जो छोटा सा एरिया हमने लिया है उसका 2 पाई आर इंटू डी आर। 2 पाई आर इंटू डी आर, ये इसका डीएम बन जाएगा। ये बात अलग है, ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा, एम बाई आर स्क्वायर इंटू 2 आर डी आर। ये इसका डीएम बन गया, ये इसका डीएम। ठीक है, तो डीएम का कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे हुआ। उसी तरह से अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो एम इंटू डीवी, जैसे स्फीयर है तो एम इंटू डीवी, तो उसमें एक शेल कट करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे इनफाइनेटसिमल चेंज इन आर के लिए अगर हम बहुत सारा सेल रखते जाएंगे तो पूरा का पूरा एक स्फीयर बन जाएगा। एक सेल, इसके ऊपर एक और सेल, उसके ऊपर एक और सेल, इसके ऊपर एक और सेल। ठीक है, जिसके रेडियस में काफी कम डिफरेंस है, इनफाइनेटसिमल चेंज। ठीक है, तो एकदम से एक दूसरे, एक के ऊपर एक शेल इस तरह से चिपका हुआ होगा, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया डीएम का कैलकुलेशन कैसे करना है। हाँ सर। चलो अब करके देखते हैं। ठीक है, 1 2 के लिए जैसे पहला कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था, किसके लिए, पहला कैलकुलेशन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, बोले। लीनियर मास के लिए। ठीक है, तो कोई एक ऐसा एक रॉड ले लेते हैं हम लोग इस तरह से, जिसका लेंथ एल है, मास एम। ठीक है, लेंथ एल है, मास एम। ठीक है,
लेंथ इसका एल है, मास इसका एम, ठीक है, एम और एल। तो सबसे पहला काम करना है रेफरेंस फ्रेम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यहाँ पे ले लिया इनटू, यहाँ से ये कैसे बना होगा, तो छोटे छोटे एलिमेंट ऐसा अगर हम रखते जाएंगे, ऐसा ऐसा एलिमेंट अगर रखते जाएंगे तो ये एक रॉड बन जाएगा। तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रिप हमने ले लिया, डी एक्स का लेंथ कट कर रहे हैं, तो एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक dx का छोटा सा लेंथ हमने कट कर दिया। अब इस छोटे से लेंथ dx का मास हमें कैलकुलेट करना, दैट इज dm, और क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm। वन डायमेंशन में है तो x कोऑर्डिनेट ही चाहिए, y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही रहेगा, x इंटू dm, राइट, बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे क्वेश्चन के अंदर पहचानने का तरीका क्या है कि एक जैसा है कि नहीं, तो क्वेश्चन में अगर उन्होंने दे रखा है डेंसिटी, क्या देगा कि लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज ए प्लस बी एक्स, क्वेश्चन में उसको वेरिएबल बना दिया, कह दिया कि लैम्डा इतना है, डेंसिटी ऐसा है, तो डेंसिटी ही जब एक्स का फंक्शन हो तो उस केस में ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर सीधा कह दे कि यूनिफॉर्म रॉड है, क्वेश्चन में ये कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड है कि यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो यूनिफॉर्म रॉड के लिए हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म रॉड के लिए, यूनिफॉर्म रॉड के लिए तो मास एम होगा टोटल, छोटे छोटे मास का अगर समेशन करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसा एक्स को रहने देंगे, पहले हम डीएम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे कि एल लेंथ के लिए मास एम है, 1 यूनिट के लिए एम बाई एल, डीएक्स के लिए एम बाई एल इंटू डी, ठीक है। ये इसका डीएम, ये इसका डीएम, ठीक है। तो डीएम हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया हमारा डीएम। अब जैसा फॉर्मूला कहता है उसके अकॉर्डिंग एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी। एक्स की जगह पे एक्स को रखेंगे, डीएम की जगह पे ये पूरा, देखो एम बाई एल को बहुत लोग लैम्डा लिख देते हैं, लैम्डा लिखना हो लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम बाई एल ही मैं रखूंगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स, डीएम की जगह पे एम बाई एल इंटू डी एक्स पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई, मैंने बताया कि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसको हम इंटीग्रेशन सीधा डीएम का इंटीग्रेशन एम लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले का तो इंटीग्रेशन हमने एम लिख दिया, लेकिन तक इंटीग्रेट किया नहीं है, इसका फंक्शन है, ठीक है। तो एम बाई एल को बाहर निकाला, और पहले से नीचे में एक एम था, एम बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या, एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट देखना है कि ऐसा थोड़ी ना कि ऐसा स्टेप हम कहाँ तक रखेंगे, जीरो से लेकर के एल तक रखेंगे, जीरो से लेकर के एल तक। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो जीरो से लेकर के एल तक, जीरो से एल तक का इंटीग्रेशन, ठीक है। दिख रहा है सब लोगों को, मैं इधर में लिख देता हूँ, एम बाई एल इंटू एम, और जब इंटीग्रेशन हमने डाला वो एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेकर के एल तक। तो ये क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, 1/l इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से लेकर के एल तक, 1/l इंटू एल स्क्वायर बाई टू, एल से एल कैंसिल, एल बाई टू, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट पहले से जीरो, वाई जीरो इंटू डी वाई करेंगे तो पूरा जीरो ही आना है, ठीक है। ऐसे में लीनियर ऑब्जेक्ट है तो वाई कोऑर्डिनेट उसमें प्लेन में तो है नहीं, ये वाई जीरो ही हो जाए, ठीक है। तो एल बाई टू कॉमा जीरो, ठीक है। अगर किसी ने कहा था कि नहीं हम एक्सेस को बीच में लेंगे, किसी ने ऐसा कहा होता, मैं इस बात को पूरा बताऊँ यहाँ,
ठीक था ना तुम लोग? हाँ सर। L/2। हाँ हाँ। सब कुछ शिफ्ट करना। दिख रहा है? बोलो क्या बोलना है। मैंने उधर में क्या, क्योंकि एक और भी अल्टरनेट वे मुझे और दिखाना था। जब हम लोग बीच में एक्सेस को लेंगे, किसी ने कहा कि मुझे बीच में एक्सेस को लेना है, ऐसे तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक डिस्टेंस के ऊपर एक एलिमेंट कट किया उसने डी एक्स, सब कुछ उसका सेम रहेगा। एल लेंथ के लिए मास एम, 1 यूनिट के लिए m/l, dx यूनिट के लिए m/l इंटू डी एक्स, दैट इज dm। अब एक्स कोऑर्डिनेट को उसको सेम इसी तरह से लिखना है, xcm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। सब कुछ उसी तरह से करेंगे, m/l इंटू dx, नीचे वाला इंटीग्रेट होकर के m, ऊपर वाला एज इट इज। m/l को हमने बाहर निकाल दिया, इंटू 1/m। अब x इंटू डी एक्स, लेकिन इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये जीरो के लेफ्ट में है, तो -L/2 होगा इसका फॉर्म, और कहाँ तक गया है, L/2 तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट करेंगे, -L/2 से L/2 तक। अब क्या आना है बताओ, x का अगर हमने इंटीग्रेशन किया, ये m/l, m कैंसिल हो चुका है, 1/l है, इंटू x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, कहाँ से कहाँ तक, -L/2 से लेकर के L/2 तक। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना, क्या है, 1/, ये 2 चला जाएगा बाहर, 2 तो यहाँ पे जो डिवीजन में है कांस्टेंट है, 12 बचा यहाँ पे सिर्फ l, बच गया यहाँ पे सिर्फ x², और x² क्या होगा, L/2, तो L²/4 माइनस -L/2 का स्क्वायर, तो अगेन L²/, ये पूरा ही दीवार। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? इस वाले के ऊपर। बताओ सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं पे है, लेकिन कोऑर्डिनेट अलग लेने से ये चेंज होकर क्या है, कोऑर्डिनेट इसका चेंज होकर क्या है। क्लियर हुआ है सब लोग का? बोलो क्या बोलना है। नहीं सर, कुछ नहीं बोलना। क्लियर हुआ है सब लोग का? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, किसी ने अगर बीच में लिया तो उसके लिए कोऑर्डिनेट, उसके लिए सेंटर ऑफ मास 0 आएगा, लेकिन अगर किसी ने इसको एंड पॉइंट पे लिया तो उसके लिए L/2 पे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और नोट पॉइंट, ये काम आएगा बहुत। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्री हो तो उसका वाई जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 होगा हमेशा। देखो यहाँ, इससे पहले इधर वाले रॉड वाले केस में किसके बहुत सिमेट्री है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्री है। ठीक है ना, किसके बहुत है सिमेट्री, वाई एक्सिस के बहुत, किसके बहुत है सिमेट्री, ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क में रॉड का वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्री है, एक्सिस के बहुत सिमेट्री। ये इस वाले में अगर हम लोग देखें कि सिमेट्री किसके बहुत है, तो ऐसे अगर हम डिवाइड करें तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बहुत सिमेट्री, कि वाई एक्सिस के बहुत, ये तो वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्री। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास 0 होगा, और वाई की बहुत सिमेट्री है तो एक्स एक्सिस के बहुत 0 होना है। ठीक है,
और इस वाले एक्सिस को हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी अगर सिमेट्री है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होना है, वाई सेंटर ऑफ मास भी जीरो होना है, तो इसका तो 0,0 होगा, बीच में आना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये सेमी सर्कुलर होता है, ऐसा नहीं आधा सर्कल, तुम्हें क्या लगता है सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए सेंटर ऑफ मास? सर इधर रेडियस वाली जगह जो होती है, देखो मतलब वाई एक्सिस का सिमेट्री है, एक्स कोऑर्डिनेट हाँ। उस पर जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई हाँ। कोऑर्डिनेट इसका कुछ निकल के आएगा, हम्म। इधर में होगा, यहाँ पे क्या आगे भी हम लोग इसी का कैलकुलेशन करने वाले हैं कि अगर कोई सेमी सर्कुलर रॉड हुआ, ठीक है, तो रॉड कह रहा हूँ, सेमी सर्कुलर कोई रिंग हुआ, पूरा सर्कल नहीं सेमी सर्कल, ऐसा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीओएम ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री दिया जाएगा तो सीधे उसका सेंट्रॉइड बोल देंगे। ठीक है, सीओएम ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर मास एन, कैपिटल आर एंड मास। तो एक रिंग हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग एक बना देते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन मैंने जस्ट एक्सिस के लिए ड्रॉ किया है, यहाँ पे कोई मास नहीं है। ठीक है, अब क्या लग रहा है कि ये बना कैसे होगा? तो छोटे छोटे मास को अगर ऐसे रखते जाएंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि एलिमेंट ढूंढना भी एक, यहाँ भी अगर एलिमेंट अगर ढूंढ पाए तो फिर जल्दी हो जाएगा कुछ। ये कैसे अरेंज किया जा रहा है? डिफरेंट डिफरेंट एंगल, एक यहाँ पे रखा जीरो पे, फिर एंगल को चेंज किया, 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 जीरो से चेंज होते होते कहाँ तक जाएगा? पाई तक, जीरो से चेंज होते होते पाई तक। तो हमें क्या करना है, अपने मन से थीटा एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रिप लेना है डी थीटा का, डी थीटा ऐसे एंगल, और ये स्ट्रिप का लेंथ कितना हो जाएगा? तो आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा इसका लेंथ। ठीक है, आर इंटू डी थीटा ऐसे। ठीक है, तुम लोग को ये नहीं बनाना है, मैंने जस्ट ऐसे एग्जांपल दिया था कि एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे इसके लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना क्या है, थीटा एंगल पे ऐसे एक छोटा सा डी थीटा ऐसा एंगल लेकर के, ये वाला जो स्ट्रिप है इसका लेंथ हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, इसी को मैं फिर डीएल लिखूंगा, डीएल इक्वल टू आर इंटू डी, ये मैथ से आ रहा है। ठीक है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर मेरे फॉर्म, डीएल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसका कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा, तो इसको अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है वो आर कॉस थीटा आ रहा है, और इसी को जब प्रोजेक्ट करेंगे इधर की तरफ तो वाई एक्सिस के ऊपर जो आ रहा है वो आर साइन थीटा आ रहा है, इसका एक इस एलिमेंट का आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होगा। अब करना है उस डीएल का कैलकुलेशन पहले, लेंथ डीएल जो छोटा ऐसा एलिमेंट है उसका मास जो भी होगा उसको हम डीएम कहेंगे। ठीक है, तो डीएम हमें पहले कैलकुलेट करना है, तो डीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस तरह यूनिटरी मेथड, कैसे कि पाई इंटू आर, इसके लिए मास कितना है? एम है। 1 यूनिट के लिए मास कितना होगा? एम बाई पाई आर। तो फिर डीएल यूनिट के लिए मास कितना होगा? इसलिए मैंने कहा था ये पूरी तरह से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एलिमेंट सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग डीएम का कैलकुलेशन। तो एम बाई पाई आर इंटू डीएल। ठीक है, तो एम बाई पाई आर, और डीएल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? डीएल के लिए आर इंटू डी, ये आर से कैंसिल, एम बाई पाई इंटू डी। ठीक है, एम बाई पाई इंटू
डी थीटा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। ये जो मास है यही डीएम, यही डीएम है। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका वाई सेंटर ऑफ मास निकालते, वाई सी एम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट वाई इंटू डीएम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ऐसा लिखेंगे। ये तो यूनिफॉर्म है, नीचे वाले को तो हम सीधा एम लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को लिखना पड़ेगा हमें। वाई का वैल्यू कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट था आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू डीएम का वैल्यू कितना है, एम बाई पाई इंटू डी थीटा की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को क्या लिखूंगा, हम लिख देते हैं। और ये फंक्शन किसका बना है, थीटा का फंक्शन बना है। अगर ये थीटा का फंक्शन बना है तो थीटा का वेरिएशन भी देखना है कि स्टार्ट पहला एलिमेंट यहाँ पे आ गया, राइट, और लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे रखें। तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, ऐसे घूमते घूमते पाई तक आए, तो जीरो से पाई, ठीक है, जीरो से पाई, क्लियर यहाँ तक? अब इसमें जो भी है वो बाहर निकालो, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर एम पाई, कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है आर एम डिवाइडेड बाई पाई को बाहर निकालेंगे। उसके बाद बचा क्या, तो साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, जीरो से लेकर के पाई। अच्छा, होल डिवाइडेड बाई नीचे में एम था, तो ये नीचे वाला एम रहेगा, एम से एम कैंसिल हो गया, आर बाई पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, जीरो से लेकर के पाई, माइनस को हम बाहर निकालो, माइनस आर बाई पाई, और इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो -1, और ये भी हो गया -2, और आगे में एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जा रहा है, वाई सी एम इक्वल टू माइनस आर बाई पाई इंटू -1 माइनस, यानी कि 2r बाई पाई। ये है वाई सेंटर, 2r बाई पाई। सर इसमें हम लोग पहले पाई आर क्यों लिए? पाई आर, इस पूरे रॉड का लेंथ कितना है ये बताओ मुझे, अगर इसका रेडियस r है तो यही लेंथ है ना इसका, और पूरा हाँ, सर्कल लिखते 2 पाई आर, पूरा सर्कल नहीं आधा अच्छा सर्कल वो का क्या लिखूंगा, लेंथ पाई आर। देना। तो पाई आर के लिए लेंथ m था, 1 यूनिट के लिए कितना है, तो dl के लिए कितना, क्लियर? अच्छा।
हेलो, हो गया ये? अब देखो, इसी हाँ का सर। एक सेंटर ऑफ मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक सेंटर ऑफ मास? एक सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लिखेंगे? एक्स सी एम इक्वल टू एक्स इंटू डी एम। सब कुछ ऐसा ही चलेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा आर कॉस थीटा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा एम बाई पाई इंटू थीटा, आर एम बाई पाई, सब कुछ ये बाहर निकल जाएगा, सिर्फ इसकी जगह पे चेंज आएगा। ये साइन थीटा की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा ऐसा लिखा हुआ होगा। कॉस थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, और साइन पाई का वैल्यू भी जीरो होता है, और साइन कॉस जीरो का वैल्यू भी जीरो होता है। तो 0। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आना है? जीरो। सब है साइन, सिर्फ साइन की जगह पे कॉस की जगह पे साइन थीटा। ठीक है, और साइन पाई जीरो, कॉस साइन जीरो भी जीरो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग का एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। ऐसे भी हमने देखा कि वाई की अबाउट सिमेट्री है तो एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो कर दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलो, तो ये आ चुका है किसका? रिंग का। उसी तरह से सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क अगर सर्कल पूरा ले लेंगे तब तो कोई बताने का जरूरत नहीं, उसके सेंटर पे ही होगा। इसमें भी अगर पूरा सर्कल ले लेते हैं तब क्या होगा? जब भी वो पूछेंगे तो आधा करके पूछेंगे, क्वार्टर करके पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे। क्वार्टर करके पूछते तब क्या होता? जीरो से, ऐसे ही लेते हैं हम लोग, जीरो से पाई बाई टू तक पाई बाई इंटीग्रेशन टू जाता, तक। जीरो से पाई पाई बाई टू तक, यहीं तक खत्म हो जाता। ठीक है, तो ऐसा वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर ऐसा कर देते तब पूरे का लेकर के यहाँ तक थ्री फोर्थ, तो उसके इसमें जीरो से लेकर के थ्री पाई बाई टू तक जाता। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। और उस केस में सिमेट्री नहीं है किसी किसी के वक्त, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट निकल करके आता। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं सेमी सर्कुलर रिंग से आगे सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे आगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट। सेमी सर्कुलर प्लेट, तो सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन? तो ऐसा है, प्लेट है मतलब ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, सेमी सर्कुलर प्लेट। ठीक है, हम्म, नहीं इधर नहीं। ठीक है, सेमी सर्कुलर प्लेट है, बैठ जा। ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसमें हमें क्या करना है? तो अब इसमें क्या करेंगे कि आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस लेकर के एक छोटा सा रिंग हम लोग कट कर देते हैं। पता था बहुत सारा रिंग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। कर दो। दिख रहा है? हाँ सर।
हाँ क्या करें? आप चेंज नहीं करें, ठीक है। आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक हम लोगों ने क्या लिया है, एक रिंग ले लिया, ठीक है। अब ये रिंग का सेंटर ऑफ मास हमें पता होता है। रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी भी हमने निकाला है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r/पाई, ठीक है। तो जिसके अबाउट सिमेट्री है वाई एक्सेस करते एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होना ही है, एक्स कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा हम आ जाएंगे वाई सी एन, ठीक है। वाई सी एन, तो वाई सी एन को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2r/, पहले डीएम का कैलकुलेशन कर ले, डीएम क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे, ये पूरा अगर एक डिस्क होता तो इसका एरिया होता πr²/2, पूरा πr² होता, आधा है इसलिए πr²/2। πr²/2 के लिए मास m, 1 यूनिट के लिए मास m बाई πr²/2, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाए, तो 2m/πr², ऐसा हो जाएगा। ये मास जो है वो कौन सा है, 1 यूनिट का मास, यानी कि डेंसिटी है ये। अब हमें निकालना है उस छोटे से एलिमेंट का एरिया। छोटा सा एलिमेंट कौन सा है, ये ऐसा जो एलिमेंट था, इसी को हमें सीधा कर देना है, ठीक है। सीधा अगर कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा स्ट्रेट। अब इसका लेंथ कितना है, तो πr, टोटल होता तो 2πr, लेकिन आधा है इसलिए पाई आर और ये वाला डी आर, तो πr इंटू डी ए, इसका छोटा सा एरिया डी ए इक्वल टू πr इंटू डी, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, तो πr इंटू डी के लिए मास कितना हो जाएगा, सेम सेम कैंसिल, ये क्या हो चुका है, 2m/r² इंटू r/dr, 2m/r² इंटू r इंटू डी आर, ठीक है। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया डीएम, ये निकल के आया डीएम। अब क्या करना है हमें, फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वाई इंटू डीएम, तो 2m/r² इंटू r/dr, ठीक है। ये तो डीएम का वैल्यू है इंटू वाई, और वाई क्या था यहाँ पे, 2r/पाई इंटू 2r/पाई, वाई इंटू डीएम का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक करेंगे, तो 0 से लेकर के कैपिटल आर, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल मास एम, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 2m और ये πr², ठीक है, और 2 और ये वाला भी 2, 2 और 2 4 हो चुका है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 इंटू एम बाई πr², ये कांस्टेंट की तरफ बाहर, और बचा क्या, ये r और ये r² इंटू डी आर। और इंटीग्रेट जब किए होंगे हम लोग तो कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ आर तक, 0 से आर तक, 0 से आर, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा है, आर, जिसका फंक्शन बना है वहां से, तो आर 0 से कैपिटल आर तक जाएगा ये, तो 4m/πr² इंटू, ये हो चुका है r³ बाई 3, ऐसा r³ बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर, 4m/πr² इंटू r³ बाई 3, यार स्क्वायर से ये कैंसिल हो गए,
एम तो जा चुका था ना, एम से डिवीजन भी था, एम तो बेकार हम लोग धो रहे थे। डिवाइडेड बाई एम पहले से था नीचे में, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई एम, एम को कैंसिल कर दो, तो ये हो चुका है 4r/3π, 4r/3π, ओके, ठीक है, 4r/3π, इसको नोट कर दो। हो गया, हाँ सर, बस होने वाला है, बस लास्ट लाइन। ठीक है। सर 2r/π कहाँ से आया? 2r/π, देखो पीछे वाले में हम लोगों ने डेराइव किया था इसका, रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने यही निकाला था 2r/π। तो अगर हमने कोई रिंग कट किया है इधर में स्मॉल आर रेडियस लेकर के, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो लेना पड़ेगा ना हमें, जो एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास तो हमें लेना पड़ेगा, उसका एक्सियम क्या है, वाईसीएम क्या है। तो रिंग कट क्या है, तो रिंग का कितना होता है, 2r/π होता है, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ, और वही वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यहाँ पे 2r/π सब्स्टिट्यूट, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लेना इधर में, तो बात यहाँ से चले जाओ, घर जाने के बाद फिर वापस से खुद से करो तो तुम्हें डाउट आना शुरू होगा। हो गया ये,
ठीक है, किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो बताओ अभी, क्योंकि ये 3 डेरिवेशन ही है इधर में, ऐसे वाला दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, ये तीनों डेरिवेशन कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए 3 डेरिवेशन, उसके अलावा अदर बुक्स के अंदर या फिर स्टडी मैट के अंदर कुछ रिजल्ट्स लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट मैं भी लिख दूंगा इधर में कि अगर कोई हॉलो स्फेरिकल सेल, हेमी स्फेरिकल सेल अगर हुआ तब उसके लिए R/2 पे होता है। कोई अगर सॉलिड स्फीयर है उसके लिए 3R/8 पे होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है, हाँ सर। पहला हेमी स्फेरिकल सेल, हेमी स्फेरिकल सेल के लिए कितना होगा, तो ऐसा लिखेंगे R/2 पे, यानी कि 0, x कोऑर्डिनेट पे 0 रहेगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा R/2 पे। उसके बाद दूसरा, अगर कोई हेमी स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है, तो उसका होता है 3R/8 के ऊपर। ठीक है, कोई अगर कोन है, हॉलो कोन, तो उसका होता है वर्टिकल जो हाइट होता है उसके टर्म में लिख रहा हूँ h/3 के ऊपर। अगर सॉलिड कोन है, ये बेस से है, मतलब हाइट जो ऐसे, मतलब कोन अगर ऐसा होगा, ठीक है, ये हाइट h, लेंथ नहीं, वर्टिकल हाइट, h बेस से जो हाइट है वर्टेक्स का, ये हाइट h, और उससे यहाँ से हम बेस से लेते हैं h/3 इधर में। और अगर ये सॉलिड कोन है तो और भी नीचे होगा, सॉलिड कोन में तो मास, ज्यादा मास तो नीचे की तरफ होगा ना, बेस से भी तरफ, तो सॉलिड कोन के लिए और भी नीचे शिफ्ट होगा h/4 पे। ठीक है, सॉलिड कोन के लिए h/4। ठीक है, कोई ट्रेंगुलर प्लेट उसके सेंट्रॉइड के ऊपर, ट्रेंगुलर प्लेट है सेंट्रॉइड उसका जहाँ पे होगा, तो सेंट्रॉइड के ऊपर। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट वाले क्लास यानी वेडनेसडे को थोड़ा सा इसका और पार्ट बाकी है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट वाले क्लास। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा, उसका क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हो जाएगा। और इस बार क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा। ये था सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। कोई अगर ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो बताया था कि उसका सेंटर आइडेंटिफाई किया जाता है, इसका किया जाता है, और फिर उसके बाद उस सेंटर के लिए फिर M1 x1 M2 x2 वाला फॉर्मूला यूज कर लिया जाता है टू पार्टिकल सिस्टम बनाकर। ठीक है, उसका रॉड रॉड का पूछा है सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर इसके बीच में सी पे होगा और इन दोनों का सेंटर इसके ई पे होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, एक पॉइंट यहाँ पे बन गया, दोनों आइडेंटिकल एक जैसा, इसके बीच में हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जैसे स्ट्रेट रॉड, तो उसके से हम लोग इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करके ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद कोई सेमी सर्कुलर वायर है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, तो उसके लिए हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था R/d थीटा बना करके, वो कैलकुलेशन किया गया। DM का कैलकुलेशन है पहले, DM के बाद x का कैलकुलेशन, y का कैलकुलेशन। फिर उसके बाद मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसके लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तब के लिए क्या होगा, वो यहाँ पे दिखाया गया। मोशन ऑफ वही हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोगों ने बस यहाँ तक कंप्लीट किया है, यहाँ तक मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। ठीक है, तो इसका कितना है 4R/3 हम लोग का भी यही आया था।
ठीक है, एक रिंग कट किया जाता है इसमें dr थिकनेस का, ठीक है। और उसके बाद मोशन वाला पार्ट बाकी है, और भी है थोड़ा बाकी, और उसके बाद ये सेक्शन खत्म होकर के फिर कोलिजन शुरू हो जाना, दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन और इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो सब कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन जिनको करना अभी नहीं कहूँगा करना, वेडनेसडे के बाद करें, ठीक है, वेडनेसडे खत्म कर देंगे। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।